ਛੱਟ 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 ਚੱਲਦੇ ਛੱਟ ਛੱਟ ਭੈਣ ਤਾਰੋ ਤਾਰੋ तब उन्हें वन फाइन डे चाइनीज मीडिया ने उपनिवेशवाद का दौड़ता कुत्ता कहा था, यानी ब्रिटेन का दौड़ता हाँफता कुत्ता। यही वजह है कि वो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है, लेकिन इतिहास में तिब्बत भारत का हिस्सा है, इसके प्रमाण जरूर मौजूद हैं। कुछ भू राजनीतिज्ञ यह भी बता रहे हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था इस समय एकदम चाइनीज हो रखी है। चीनी दूतावास की वेबसाइट पर मौजूद एक दस्तावेज के अनुसार भारत में तत्कालीन चीनी राजदूत सुन युक्सी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 10 लाख रुपए दान दिए थे। सरदार पटेल की चेतावनी के बावजूद नेहरू जब हिंदी चीनी भाई भाई का राग लाप रहे थे, चीनी नेताओं के साथ दोस्ती लगाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त चीन चुपचाप मैकमोहन लाइन की दूसरी तरफ भारतीय इलाकों में कब्जा करने की साजिश रच रहा था और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहा। कुछ माह में ही मानो नेहरू नींद से जागे और संसद में प्रस्ताव रखते हुए चीन के धोखे की बात का जिक्र किया। नेहरू ने कहा कि उन्हें दुनिया समझ में आ गई है। जवाहरलाल नेहरू ने अपने बयान में कहा, हम आधुनिक दुनिया की सच्चाई से दूर हो गए थे। शांति के कबूतर उड़ाने की जगह आज चीन से लगी हुई सीमाओं पर भारत सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। जब सब कुछ शांतिपूर्ण तरीकों से हो सकता है तो फिर हिंसा की क्या आवश्यकता है? गांधी जी भी यही कहते थे। नमस्कार, मैं आशीष, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। चीन की तवांग में भारतीय सैनिकों से झड़प के बारे में आप काफ़ी दिन से सुन रहे होंगे, तो इसी पर आज के वीडियो पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम जो भी बात करने जा रहे हैं ये भारतीय इतिहास से लेकर के चीन की भारत के साथ झड़प को लेकर के और भारतीय नेतृत्व को लेकर के है। एक समय था जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मुद्दे पर सोवियत से लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के पास दौड़ते रहते थे, भागते रहते थे। तब उन्हें वन फाइन डे चाइनीज मीडिया ने उपनिवेशवाद का दौड़ता कुत्ता कहा था, यानी ब्रिटेन का दौड़ता हाँफता कुत्ता। उस वक्त भारत और भारतीय नेतृत्व की ये छवि हुआ करती थी विश्व में। आज चाइनीज मीडिया को सफाई देनी पड़ रही है कि उसके सैनिक भारतीय सेना से पिटे, थोड़ा बहुत पिटे, ज़्यादा पिटे, कम पिटे और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया है। चाइनीज मीडिया कह रहा है कि अब स्थिति नियंत्रण में है, मतलब पंचायती मार पड़ने के बाद उनको याद आ रहा है कि हालात काबू में है। अमेरिका जबरदस्ती सबसे पहले अपना बयान जारी कर रहा है कि हम तो भाई भारत के ही साथ हैं। मामला क्या है क्या नहीं, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हम भारत के साथ हैं। तो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहे जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नक्शे को जगह जगह पर इस तरह से तोड़ा फोड़ा मरोड़ा, वो आर्किटेक्ट कहे गए, इस तरह से दुरुस्त किया कि इसके नतीजे हम समय समय पर देखते ही रहते हैं। चाहे लद्दाख हो, चाहे गलवान हो, चाहे अरुणाचल का तवांग हो, हर जगह पर नेहरू जी हमें याद आ ही जाते हैं। हम चाहें या ना चाहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइनीज मीडिया नेहरू को दौड़ता कुत्ता उस समय लिख रही थी जब विश्व शांति का मसीहा बनने के लिए नेहरू कम्युनिस्ट राज के माओ चाओ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए मरे जा रहे थे, लेकिन वो उनकी तरफ झांकते भी नहीं थे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में बीते 9 दिसंबर को भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों की झड़प की खबरें सामने आई। इसके बाद से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर हमने देखे, शेयर भी किए जा रहे हैं, जिनमें भारतीय सेना को चाइनीज सैनिकों को तसल्ली से पीट कर वापस भगाते देखा जा रहा है। ये वीडियो कब के हैं और कहां के हैं, इस पे डिबेट चल रहा है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि मार खाने वाली चाइनीज सेना ही है और उन्हें पीटने वाले भारतीय सैनिक ही हैं। ये वीडियो एकदम ताज़ा है, ये भी बिल्कुल अपुष्ट सूत्रों से बात की जा रही है। इन वीडियो में सोशल मीडिया पे शेयर किए जा रहे इन वीडियो में आप देख सकते हैं कि 400 से 500 की तादाद में चाइनीज दिखने वाले कुछ सैनिक हैं जो बुरी तरह पीटे जा रहे हैं। तवांग में आजकल जो झड़प सामने आई है उसमें भी करीब इतने ही चाइनीज सैनिक बताए जा रहे हैं। चाइनीज सैनिकों पर पंचायती मार पड़ने के बाद चीन के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि अब सब कुछ सामान्य है। तवांग वही जगह है जहाँ पर चीन के साथ 1962 का युद्ध शुरू हुआ था। यहीं पर नेहरू जी, जिन्हें कि नेहरूवादी साहित्यकार मॉडर्न इंडिया के शिल्पी भी कहते हैं, उनकी फॉरवर्ड पॉलिसी का भी जिक्र हमें मिलता है, जो सिर्फ बैकवर्ड पॉलिसी बन करके रह गई थी। ये इसी दौर की बात है जब नेहरू के पंचशील और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भारत की हार के रूप में सामने आए थे। चीन और भारत के बीच की सीमा को 3 भागों में बांटा गया। लद्दाख की तरफ वेस्टर्न सेक्टर, तिब्बत से जुड़ा हुआ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा मिडिल सेक्टर है, और ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी सीमा आती है। चीन अरुणाचल प्रदेश के इस हिस्से को लेकर के 1947 से ही बेचैन रहा है। यही वजह है कि वो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। हालांकि इतिहास में ऐसी कोई घटना या किस्सा नहीं है जो ये साबित कर सके कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत या फिर चीन का हिस्सा रहा हो, लेकिन इतिहास में तिब्बत भारत का हिस्सा है, इसके प्रमाण जरूर मौजूद हैं। वेदों में तिब्बत को त्रिविष्टप नाम दिया गया है, इस पर हम विस्तार से आगे कभी बात करेंगे।
तवांग के इतिहास को लेकर के हम अब थोड़ा सा बात करते हैं कि चीन इतना बेचैन क्यों रहता है। तवांग गदेन नाम गया लात से, यानी तवांग मठ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तिब्बती बौद्ध मठ है और ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। तवांग मठ की स्थापना 1680 में 5वें दलाई लामा की इच्छाओं को पूरा करने के लिए की गई थी। चीन का दावा है कि मठ इस बात का सबूत है कि यह जिला कभी तिब्बत का था। इस इलाके पर अपने दावे का समर्थन करने के लिए चीन ने तिब्बत में ल्हासा मठ और तवांग मठ के बीच ऐतिहासिक संबंधों का हवाला दिया है। इसके अलावा जब दलाई लामा 1959 में 1959 में तिब्बत से भागे तो उन्होंने तवांग के रास्ते भारत में प्रवेश किया और कुछ समय के लिए वो मठ में रुके थे। इसके अलावा चीन हमेशा से अपने और भारत के बीच अरुणाचल प्रदेश को तनाव का कारण बताता आया है और जिस जगह के लिए चीन की ये सारी कोशिशें हैं उसका नाम है यांगत्से। यांगत्से वो जगह है जहां से चीन पूरे तिब्बत पर नज़र रख सकता है। इसके साथ ही वो LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जासूसी करने का भी मौका मिल जाएगा। तवांग भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक सामरिक प्रवेश प्रदान करता है और तिब्बत और ब्रह्मपुत्र घाटी के बीच गलियारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु भी है। कुछ भू राजनीतिज्ञ यह भी बता रहे हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था इस समय एकदम चाइनीज हो रखी है और यही वजह है कि वो इस समय बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आप ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। चीन की बाजार, उनकी सड़कें एकदम सुनसान हैं और लोग एक बार फिर कोविड के नियमों का पालन करने के लिए अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कोरोना की स्थिति वहाँ पे फिर से भयानक है और वो सब हम देख ही रहे हैं। जीरो कोविड नीति के सख्त नियमों के तहत जनता पहले ही जिनपिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चुकी है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पूरा ध्यान इस वक्त सत्ता में अपना भभका यानी अपना भौकाल साबित करने पर है और इन्हीं कुछ कारणों से वो देश की मुश्किलों से ध्यान हटाने की कोशिशें भी कर रहे हैं। इसके लिए भारत के साथ नोकझोंक से बेहतर और क्या ही हो सकता है। तो समय समय पर जो ये झड़प की खबरें सामने आती रहती हैं, इस सब के मूल में क्या है, वो कौन लोग हैं जो चीन द्वारा ऐसे किसी भी घटना पर मोदी सरकार से कठिन सवाल पूछते हैं और खुशी खुशी बस ये झूठ फैलाने को मरे जा रहे हैं कि चीन हमारी सेना सीमा में घुस आया है, भारतीय सैनिक उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, या फिर भारतीय नेतृत्व ऑब्वियसली मोदी जी इस मुद्दे पर चुपचाप हैं। कई लोग हैं, विपक्ष कांग्रेस है, एक आदमी सड़कों पर घूम रहा है, वो तो यही सुनना चाह रहा है कि पूरा भारत ही चीन का हो चुका है। चाइनीज सैनिकों की पिटाई के इस ताज़ा प्रकरण के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस की वजह से ही हजारों किलोमीटर की हमारी ज़मीन आज चीन के पास है। कांग्रेस की ही वजह से संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता हमें नहीं मिल पाई। जनता सब जानती है 2005 से 2007 के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन RGF के जरिए कांग्रेस पार्टी ने चीन से 1,35,00,000 रुपए का चंदा भी लिया है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण डैम चौक में रोक दिया, ये क्यों रोका गया इसकी भी सोच की है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। कांग्रेस अक्सर ही चीन से मिलने वाली फंडिंग को लेकर के चर्चा में रहती है और खासकर राजीव गांधी फाउंडेशन, जिस पर हाल ही में सरकार ने बैन भी लगाया है। ये और बात है कि नेहरू के नमक में डूबे हुए मीडियाकार इन बातों पर बात नहीं करते हैं। तवांग में ताज़ा झड़प के बाद बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन का धागा खोलते हुए याद दिलाया कि साल 2005 से 2007 के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से 1,35,00,000 रुपए चंदे में मिले थे। RGF फाउंडेशन की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर यह दावा किया गया है। इसकी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। साल 2005 से 6 की वार्षिक रिपोर्ट में फाउंडेशन को डोनेशन देने वालों की लिस्ट में चीन का भी नाम है। चीनी दूतावास की वेबसाइट पर मौजूद एक दस्तावेज के अनुसार भारत में तत्कालीन चीनी राजदूत सुन युक्सी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 10 लाख रुपए दान दिए थे। साल 2017 में तो डोकलाम विवाद के दौरान जब सीमा पर भारतीय सेना और चीन की सेना आमने सामने थी, उस वक्त कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चीन की सरकार के साथ सीक्रेट लंच कर रहे थे। ये उन्होंने खुद भी बाद में स्वीकारा था। अब इस साल 2 महीने पहले ही मोदी सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया। साल 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच के आदेश दिए थे। इसी जांच के आधार पर अक्टूबर 2022 में 2 संस्थाओं के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। पिछले 3 साल में राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले पैसे का हिसाब कुछ इस तरह से है। साल 2019 में इनको 9.08 करोड़ डोनेशन मिला, साल 2020 में 9.03 करोड़ का और 2021 में 7.65 करोड़ का डोनेशन।
अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन की जो झड़प हुई आपस में, इसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आया है। उसने भारत को अपना महत्वपूर्ण कूटनीतिक साझेदार बताया और कहा है कि वह सीमा पर किसी भी तरह के हमले या झड़प की निंदा करता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन ने कहा है कि अमेरिका स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और हम दोनों पक्षों को विवादित सीमाओं पर चर्चा करने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय चैनलों का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। अमेरिका ने और तो और मध्यस्थता की भी पेशकश की है, कोई उसको पूछे या न पूछे, लेकिन फिर भी लग रहा है कि वो भारत के ही साथ है। चलते चलते थोड़ी सी बात तवांग में नेहरू जी की फॉरवर्ड पॉलिसी पर भी कर लेते हैं। साल 1959 के बाद भारत और चीन के सैनिक लगातार एक दूसरे से नो मैन्स लैंड में उलझते रहे। जो जहाँ पे पहुँच जाता वो वहीं पे अपने झंडे गाड़ के वहीं चौकियाँ बना देता। इस बीच चीनी प्रीमियर उस वक्त चाओ एन लाई भारत आए थे। उनके बिना किसी निष्कर्ष चीन लौटने के बाद नेहरू ने नवंबर 1961 में फॉरवर्ड पॉलिसी सामने रखी थी। जवाहरलाल नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। इसमें कहा गया था कि भारत को एक एक इंच चीन की ओर बढ़ना चाहिए और इसके लिए विश्व शांति के कबूतरबाज मसीहा ने हथियारों की आवश्यकता भी नहीं समझी। सरदार पटेल की चेतावनी के बावजूद नेहरू जब हिंदी चीनी भाई भाई का राग लाप रहे थे, चीनी नेताओं के साथ दोस्ती लगाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त चीन चुपचाप मैकमोहन लाइन की दूसरी तरफ भारतीय इलाकों में कब्जा करने की साजिश रच रहा था और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहा। नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी बैकवर्ड पॉलिसी बन गई। चीन सेना लगातार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करती चली गई और हम लगातार पीछे हटते चले गए। विश्व शांति का मसीहा बनने की चाहत में नेहरू ये मानकर चल रहे थे कि भारत को अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ माह में ही मानो नेहरू नींद से जागे और संसद में प्रस्ताव रखते हुए चीन के धोखे की बात का जिक्र किया। नेहरू ने कहा कि उन्हें दुनिया समझ में आ गई है। जवाहरलाल नेहरू ने अपने बयान में कहा, हम आधुनिक दुनिया की सच्चाई से दूर हो गए थे। ये चीन के पास अपना सब कुछ खो देने के बाद नेहरू का बयान था। स्वीकारोक्ति एक हिसाब की, जिसे अब तक डिनाई कर रहे थे। आखिरकार चीन के साथ हुए उस 1962 के युद्ध में भारत के हाथ दुर्भाग्यपूर्ण हार आई थी, जिसके बारे में काफ़ी सारे इतिहासकार लिखते हैं कि नेहरू अपने जीवन के आखिरी दिनों में इस हार की वजह से परेशान रहे थे। चीनी सैनिकों को जिस अवसर की तलाश थी वह उन्हें मिल चुका था। नेहरू का पंचशील और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भारत की हार के रूप में सामने आए थे। तो नेहरू जी के किस्से से वापस लौटते हैं वर्तमान में और थोड़ा सा पीछे चलते हैं 2014 में, जहां से एक किस्म के लोग, नेहरू के नमक में डूबे हुए लोग, प्रधानमंत्री मोदी से उनके मौन का महत्व पर सवाल पूछते हैं। वो गलवान, नक्साई चीन, डोकलाम और तवांग पर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछते हैं कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं। लेकिन इतनी सारी हरकतें जो घटनाएं आपके सामने रखी हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि कम्युनिस्ट राष्ट्र चीन की कूटनीतियों में समय व्यर्थ करने से बढ़िया है कि उन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ देना। समय समय पर जो उसके रुझान आते रहते हैं वो हमारे सामने हैं। तवांग इसी का एक उदाहरण है। जब सब कुछ शांतिपूर्ण तरीकों से हो सकता है तो फिर हिंसा की क्या आवश्यकता है। गांधी जी भी यही कहते थे। प्रधानमंत्री मोदी से कुछ लोग जो एक कठिन सवाल पूछते हैं, उन्हें भी शायद 1962 की यादें आज भी तनाव देती हैं। शायद यही वजह है कि वो मोदी जी से ही उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन आज भारतीय सेना कारतूस की कमी के चलते वापस नहीं लौटती है। नेहरू जी की तरह वैश्विक नीतियों और निजी छवि के लिए, ग्लोबल नेता बनने के लिए, विश्व शांति का मसीहा बनने के लिए जवानों को सिर्फ बलिदान के लिए ही नहीं सीमा पर रखा जाता है। भारतीय सेना आज 2 चाइनीज पत्थरों के बदले जिस तरह से लाठी तोड़कर आ रही है, वो वीडियो हम सामने देख ही रहे हैं। शांति के कबूतर उड़ाने की जगह आज चीन से लगी हुई सीमाओं पर भारत सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। सेना की तैनाती लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक बढ़ाई जा रही है। भारतीय सेना के पास अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं। मेक इन इंडिया की प्रगति सभी के सामने है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां 1962 की तरह आज सिलाई मशीनें नहीं बना रही हैं, बल्कि वो चाइनीज़ और आतंकवादियों की दूसरी किस्म की सिलाई करने के लिए गोला बारूद और टैंक तैयार कर रहे हैं। तो ये तो थी तवांग की बात। इसी बहाने ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है कि नेहरू जी की महान भूलों पर भी बात की जाए। तो प्रयास रहेगा कि द पैम्फलेट पर ही नेहरू फाइल्स लेकर जल्दी ही हम आपके सामने आएँ और आपको बताएं कि नेहरू जी ने ऐसी और कौन कौन सी भूलें की हैं जिनका जवाब आज भारतीय सेना और भारतीय राजनीतिक नेतृत्व सही तरीके से दे रहा है। देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।